चलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट अल्टीमेट प्रॉब्लम क्लास फॉर जेईई एडवांस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टाइप के ग्राफ से। जब दो पॉइंट चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन पे पड़े होते हैं तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, हम उस चीज़ का ग्राफ बनाएंगे। सो लेट्स से द फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जो बनाऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक चार्ज है स्मॉल q और दूसरा चार्ज है b स्मॉल q। ये लाइन है जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चार्ज के या इस चार्ज के लेफ्ट राइट में, जैसे फॉर एग्जांपल इसके नेबरहुड में और इसके नेबरहुड में, बेटा इन चार्जेस का अपना अपना इन्फ्लुएंस चलता है। मतलब अपने एरिया के गुंडे हैं ये। कहने का मतलब ये है कि अपने आसपास जो इन्फ्लुएंस होगा वो यही लगाएगा। मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसके आसपास के रीजन में। ध्यान दो, मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं ऐसे वर्टिकल, एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल यहां से पास कर रहा हूं। अब सोचो ये भी क्यू और ये भी क्यू, नल पॉइंट यहां बीच में। आई एम एज्यूमिंग कि आपने सब बेसिक लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप इस चीज को देख रहे हैं। तो यहां पे नल पॉइंट है, तो बेटा इसके जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इसके जस्ट राइट में, इसके जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की वजह से होगी, क्योंकि इसकी वजह से जितनी होगी वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू जितनी इसकी वजह से। तो बिल्कुल इसके पड़ोस में है ना, और आपको तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो राइट की तरफ होगी और बहुत ज़्यादा होगी। एक तो बेटा राइट की तरफ होगी और बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा यहाँ देखते हैं, इसके जस्ट लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी, लेफ्ट में होगी और बहुत ज़्यादा होगी। इसके जस्ट राइट में देखते हैं, इसी की वजह से होगी, राइट में होगी और बहुत ज़्यादा होगी। और इसके लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा लेफ्ट की तरफ और बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सब पॉजिटिव चार्जेस की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, इसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। यहाँ पे नल पॉइंट पे दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर, नल पॉइंट को पार करते ही इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा। इज इट क्लियर? तो इसके जस्ट राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो प्लस इन्फिनिटी मानेंगे। प्लस इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि राइट की तरफ है। तो ग्राफ यहाँ से ऐसे नीचे आएगा और यहाँ पे हम इस एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पहुँच के ग्राफ ऐसे इसके साथ मिल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और जब हम राइट में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आगे ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा। इस चार्ज के जब आप बिल्कुल पास में पहुंच जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से नेगेटिव की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। नाउ लेट्स से इफ यू गो टू द राइट ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज के राइट में फिर से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी है और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है। तो ग्राफ यहां पर ऐसे बनता है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, और जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को अप्रोच करेगा। सॉरी गलत बना दिया, नेगेटिव। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ हो गया E वर्सेस X का, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और दोनों चार्जेस आपस में इक्वल हैं। अगले ग्राफ की ओर चलते हैं, जहां पर मैं फिर से बेटा दोनों पॉजिटिव चार्जेस लूंगा, लेकिन एक चार्ज दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड से अलग लिया जाएगा। जैसे कि एक चार्ज को Q मान लिया और दूसरे चार्ज को 2Q मान लिया। तो देखें जरा, लेट्स सी। तो इसके जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी, इसके जस्ट लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि बेटा लेफ्ट की तरफ है ऐसे, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। और नल पॉइंट आपको पता है कि इसके पास होगा, तो नल पॉइंट विल बी समवेयर ओवर हेयर। तो ग्राफ को एक्स एक्सिस को यहां पे कट करना पड़ेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, लाइक दिस। इसके राइट में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव होगा और फिर दूर जाने पे 0 हो जाएगा। और इसके लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा लेफ्ट की तरफ होगा, तो नीचे से ग्राफ आएगा और यहां पर 0 को अप्रोच करेगा। सो दिस इज व्हेन द चार्जेस आर नॉट इक्वल। तो इफ यू लुक एट द ग्राफ, दिस ग्राफ एंड दिस पोर्शन इज एग्जैक्टली द सेम, द ओनली डिफरेंस इज हेयर। अगर दोनों चार्जेस बराबर थे तो बेटा उस केस में ग्राफ बीचों बीच गया था। अगर दोनों चार्जेस अनइक्वल हैं तो ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, किसकी तरफ? छोटे चार्ज की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखकर क्या आप ये सोच सकते हो कि आपसे वो Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वो इस तरह का ग्राफ दे दे, बोले यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है Q1, यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है Q2, और ग्राफ कुछ ऐसा दे दे, और आपसे बोले कि बताओ Q1 Q2 का साइन क्या है, तो आप बोलेंगे दोनों का साइन पॉजिटिव है। समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में पॉजिटिव है
और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लेफ्ट में नेगेटिव है, तो इसलिए दोनों का साइन पॉजिटिव। दूसरी बात वो पूछ सकता है कि दोनों में से मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है, सो द आंसर इज Q1 इज मोर देन Q2, क्योंकि नल पॉइंट इज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। इज इट क्लियर? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को? आगे चलते हैं। चलो थर्ड ग्राफ पे आते हैं बेटा। थर्ड ग्राफ है -Q -Q। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और अपने आप जरा कोशिश करें कि क्या आप बना पा रहे हैं इसको। दोनों इक्वल चार्जेस, लेकिन इस बार दोनों नेगेटिव। पॉज करके कोशिश करें, देखो क्या होगा। इस बार फिर से बेटा इक्वल तो है, तो नल पॉइंट बीच में, इसके जस्ट राइट में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसको देखना है बस। तो इसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट की तरफ ऐसे, इसकी तरफ होगा ना नेगेटिव चार्ज है, और इसके यहाँ पर क्या किधर होगा, वो भी इधर होगा। तो देखो जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, यस और नो। तो बेटा इस बार ग्राफ यहाँ से शुरू होगा लाइक दिस। इज इट क्लियर? अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इसको अप्रोच कर रहा होगा, भाई इसी का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। तो लेफ्ट की तरफ है मतलब नेगेटिव, मतलब यहाँ से ग्राफ चालू होगा और ऐसे जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट की तरफ, तो ग्राफ ऐसे आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? दोनों चार्जेस -Q है, तो ग्राफ कैसा होगा? चलो एक यहीं पे और ग्राफ बता देता हूँ। अगर एक -Q है और दूसरा मान लो बोल दिया -2Q, इस बार ग्राफ कैसा होगा? कुछ नहीं होगा, ये दोनों पोर्शन तो सेम रहेंगे, केवल ये जो बीच का पोर्शन है ये थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के यहां से पास कर जाएगा ऐसे। तो नल पॉइंट विल बी क्लोजर टू दिस चार्ज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो मैंने आपको लाइक चार्जेस के E वर्सेस X के ग्राफ कैसे बनते हैं वो बताया भी। चलो तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जो जेईई एडवांस में एक बार 10 मार्क्स का पूछा गया था। तो आप आर्काइव की बुक जब उठाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा। मुझे उसकी वैल्यूज याद नहीं है, बट कुछ इसी टाइप की वैल्यूज उन्होंने दी थी कुछ। तो ये दिस इज 3Q एंड दिस इज -Q। नाउ प्लीज लुक एट इट। इसके जस्ट राइट में देखते हैं, यहाँ पे नेबरहुड में, इसके जस्ट राइट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा राइट की तरफ। यहाँ देखते हैं इसके लेफ्ट में, तो यहाँ पे होगा राइट की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसी की तरफ होगा। तो यानी कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। मतलब ग्राफ यहाँ से ऐसे नीचे आएगा और यहाँ से भी ऐसे नीचे आएगा। यस और नो? क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना दोनों ग्राफ, तो नीचे आएंगे ऐसे। और ग्राफ स्मूथ है तो कुछ पैराबोलिक टाइप बनेगा। अभी उस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ पे, उसको मैं निकालना सिखाता हूँ आपको। इसके लेफ्ट में आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ यानी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। इधर बीच में देखते हैं कि ग्राफ पैराबोला बनना है, क्या वो पैराबोला का वर्टेक्स बीचों बीच होगा, क्या इसकी तरफ होगा या इसकी तरफ, वो निकालना पड़ेगा। देखो बेटा ये ग्राफ बन रहा है E वर्सेस X का। लेट से मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ और यहाँ से X डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस D है दोनों के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा D - X। तो यहाँ पे बीच वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा वो होगा राइट की तरफ, जिसको मैं E1 बोल रहा हूँ, और इसकी वजह से भी होगा राइट की तरफ, जिसको मैं E2 बोल रहा हूँ। तो अगर मैं E1 निकालूँ तो E1 आएगा K 3Q/x² और E2 आएगा K Q/D-x²। दोनों को मैंने ऐड क्यों करा? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब आपको ये निकालना है कि भैया ये ग्राफ ऐसे मुड़ेगा कहाँ पे, मतलब ऐसे इसकी स्लोप 0 कहाँ पे होगी। तो लेट से अगर ये ग्राफ मतलब ऐसा है इस टाइप का, तो ये वाला पॉइंट निकालना है ना, कि जहाँ पर ये जो स्लोप है टेंजेंट की यानी DE/dx वो आपका 0 हो जाए। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके आप निकालेंगे DE/dx, वो आएगा KQ को बाहर कर रहा हूँ, KQ बाहर आ गया। 3/x² का डिफ्रेंशिएशन होता है -3, मतलब 3 × -2/x³। ठीक है, आप चेक कर लो, x की पावर -2 का डिफरेंशिएट होता है -2 × x की पावर -3, तो ये आ गया। प्लस KQ तो बाहर आ चुका है, तो 1/d - x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2/d - x का होल क्यूब इंटू -1। ये चेन रूल लगाया, ये आपको डिफरेंशिएशन से पता लग जाएगा। हालांकि अभी हमको ना भी बताओ तो मैं तो आपको बाद में रिजल्ट बता दूंगा, एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ बस ऐसे ही आपको। तो यहाँ से आएगा, इसको 0 पुट करना है, तो इसको 0 करना है, ये तो 0 हो नहीं सकता, यही 0 होगा। तो इसका मतलब -6/x³ प्लस 2/d - x का होल क्यूब इक्वल टू 0। सॉल्व करो बेटा इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 3/x³
इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस एक्स का होल क्यूब। अब क्यूब इक्वेशन है, सॉल्व तो होनी नहीं हमसे, क्यूब रूट कर दो यहीं पे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/3 इंटू डी माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ये एक्स को उधर ले गए क्यूब रूट करने के बाद, तो सॉल्व करा तो एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 3 की पावर 1/3 डी अपॉन 1 प्लस 3 की पावर 1/3। आप चेक कर लो बेटा, ये आ रही है क्या आपकी वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है। चलो अब ये जो चीज़ है ये 1 से बड़ी है, दिस इज मोर देन 1, ठीक है, दिस इज मोर देन 1, तो कुछ भी मान लो इसको 1.2 1.3 वट एवर यू वॉन्ट टू मेक इट, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ना, ये 1 से बड़ी है और यहाँ नीचे 1 प्लस यही वाली चीज़, तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है x अपॉन एक्स प्लस 1, ये चीज़ 1 से ज़्यादा है, तो लेट्स से 1.5 है तो हो जाएगा 1.5 अपॉन 2.5, है ना। अगर x 1.2 होगा तो हो जाएगा 1.2 अपॉन 2.2। कहने का मतलब ये है कि आप देखना ये जो नंबर है बेटा 3 की पावर 1/3, ये पूरी चीज़ ये 0.5 से बड़ी है, दिस इज मोर देन 0.5, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू d/2 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसकी जो स्लोप 0 होनी है वो थोड़ी सी छोटे चार्ज की तरफ होगी, ऐसे। ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा राइट में है, थोड़ा सा मिड पॉइंट के राइट में, ऐसे समझ में आया। तो इस तरह का कुछ पैराबोला बनेगा। तो ये ग्राफ को आगे से आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे और एक क्वेश्चन उन्होंने जेई में पूछा हुआ है। चलो अब इधर आते हैं, इधर का तो ग्राफ क्लियर है कि भैया इसकी वजह से होगा। अच्छा यहाँ पे एक बहुत तगड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे कैन यू गैस की क्या गड़बड़ है। अभी तक इस सिस्टम में नल पॉइंट नहीं आया कहीं पे, वो नल पॉइंट बेटा इस साइड है। अब उस चीज से देखो क्या गड़बड़ होती है, ध्यान से देखना। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, यानी -∞ से ग्राफ आएगा ऐसे। और जब ये किसका इन्फ्लुएंस चल रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन से चार्ज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना बेटा, तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। फिर एक नल पॉइंट आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता है, या जहाँ पे दोनों चार्जेस का जो इन्फ्लुएंस है वो बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर नल पॉइंट तक तो इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, और नल पॉइंट पे दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर, और नल पॉइंट के बाद नल पॉइंट के आगे जाने पे बेटा इसका इन्फ्लुएंस आ जाएगा। बड़ी अजीब बात है। तो लेट्स से दिस इज द नल पॉइंट, तो नल पॉइंट से लेफ्ट में इसका इन्फ्लुएंस, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी से चालू होगा, नल पॉइंट पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसका इन्फ्लुएंस चालू, इसका इन्फ्लुएंस कैसा है, उधर जाने वाला, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव करेगा, बट अल्टीमेटली तो बहुत दूर जाने के बाद 0 हो जाएगा ऐसे। इज इट क्लियर। ये वाला पार्ट मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, और यही पार्ट उन्होंने जेई के अंदर पूछा था। उन्होंने ये सब डिस्टेंस दे दिए थे, ये डिस्टेंस दे दिया था, इस चार्ज का साइन नहीं बताया था, इसका साइन भी नहीं बताया था, इसको Q1 बोला था, इसको Q2 बोला था, और फिर उन्होंने ये डिस्टेंस देकर बोला था व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1/Q2। तो एक तरह से नल पॉइंट आपको दे दिया था, आपको इस ग्राफ से पहचानना था कि ये नल पॉइंट है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ वाज सीन टू द पब्लिक। लोगों को इस ग्राफ के बारे में पता ही नहीं था उस टाइम पे, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए उस टाइम पर जो भी बच्चा जेई के पेपर में 100 में से 25-30 नंबर का सही कर देता था, उसका सिलेक्शन हो जाता था, मतलब उसको कोई ना कोई ब्रांच आईआईटी के अंदर मिल जाती थी। तो ये उस लेवल के क्वेश्चंस की बात हो रही है। इज इट क्लियर, मजा आया आपको करने में। चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, ये अब एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गया है, वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन जेई मेंस में ही पूछा जा सकता है ऐसा। तो क्वेश्चन इज, आपको एक ग्राफ दे देगा और बोलेगा दिस इज एन ई वर्सेज एक्स ग्राफ, और आपसे बोलेगा कैलकुलेट Q1/Q2, Q1/Q2 की रेशियो निकाले। चलो ये हमको बेटा नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये नल पॉइंट है ना, तो हम बोलेंगे नल पॉइंट पे। अच्छा क्या आप चार्जेस का साइन आइडेंटिफाई कर लोगे, देख लेते हैं। ये कैसा चार्ज है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब राइट की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट की तरफ मतलब इसकी तरफ है, इसकी तरफ मतलब बेटा ये चार्ज हो गया नेगेटिव, यस और नो। और इस तरह का जब ग्राफ बनता है मुझे पता है कि ये चार्ज तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन तभी आती है जब दोनों का साइन अलग अलग होता है। अच्छा अब मुझे अगर नहीं भी पता है पॉजिटिव है, तो मैं देख सकता हूं कि भैया यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ग्राफ बता रहा है कि नेगेटिव इन्फिनिटी है। नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट का मतलब इस चार्ज से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं मतलब ये चार्ज पॉजिटिव होना पड़ेगा। चलो अब ये नल पॉइंट को देख करके हम Q1/Q2 की रेशियो निकाल सकते हैं। हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 0 है, तो जितना इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा और जितना इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा दोनों बराबर होंगे।
तो प्लस वाले ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया होगा, सो दिस वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, और इस Q1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट को लगाया होगा, दिस वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो यहाँ पे नल पॉइंट आना बिल्कुल नेचुरल बात है, तो हम E1 E2 निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देंगे। तो E1 मतलब इसकी वजह से वो होगा बेटा K Q1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5D, 4D तो यही है और 8D यहाँ पे, सो इट इज 5D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E2 कितना है K Q2 अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस केवल D है तो उसका स्क्वायर, तो यहाँ से K और K तो कट गया, तो आंसर आ गया Q1 अपॉन Q2। आपको बहुत टेम्पटेशन होगी इस क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया है ना, कोई बात नहीं बेटा, हर चीज़ थोड़ा सा अच्छी लगती है समय पर, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा Q2 अपॉन डी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से आ गया Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 1। अब आपको देख के बड़ी खुशी हो रही होगी कि 25 अपॉन 1 आ गया, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये चार्ज नेगेटिव और ये चार्ज पॉजिटिव, तो बेटा रेशियो पॉजिटिव कैसे आ सकती है, तो आंसर वाज -25, सो द आंसर इज -25। इज इट क्लियर? अगर आपका आंसर आ गया तो कमेंट्स में जरा लिख दे कि हमारा आंसर आ गया था बिना देखे, है ना, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो जेईई एडवांस में एक बार पूछा भी जा चुका है उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं। सिलेंड्रिकल ट्यूब आपको गिवन है लाइक दिस, जिसके बॉटम पे यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है कैपिटल Q, और यहां पे एक चार्ज है स्मॉल q। ये चार्ज y0 डिस्टेंस पे है, इस चार्ज का मास भी है m, और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, हवा में ही हैंग कर रहा है, इसकी रिपल्शन की वजह से ये हवा में हैंग कर रहा है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कि अगर आपने इस चार्ज को डिस्टर्ब करा, तो हम देखो इसका डायग्राम थोड़ा सा पॉइंट चार्ज टाइप बनाएंगे, पॉइंट चार्जेस हैं दोनों। अगर आपने इसको थोड़ा डिस्टर्ब करा तो आपको ये शो करना है कि इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो इसको वापस लेकर के जाएगी। अब ध्यान से सुनना, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। एज्यूम करो यहां पर है +Q, यहां पर ये स्मॉल q है, ये m भी है, ये डिस्टेंस है y0। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस है y0। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है विच इज mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है विच इज कितनी है बोलो, k Q0 अपॉन y0 का स्क्वायर, ये फोर्स लग रही है। तो ये mg और ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है, तभी तो हैंग कर रहा होगा हवा में ये वाला चार्ज, यस और नो। अब क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम पे रेस्ट पे है, इस पे नेट फोर्स 0 है, तो क्वेश्चन में पूछा है इसका जो इक्विलिब्रियम है वो किस टाइप का है, इज इट स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज इट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इज इट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आप जरा वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें, इक्विलिब्रियम जब भी बेटा फाइंड करना होता है, इक्विलिब्रियम पे तो ये है ही, आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके देखना है, इसको नीचे डिस्प्लेस करके देखो, फिर इसको थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस करके देखो, और फिर सोचो क्या होगा। बस ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, करें कोशिश। चलो तो मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेट्स सी आपका सही है कि नहीं। यहां मान लिया कि +Q है, अगर मैं इस स्मॉल q को थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, इसको बेटा मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, लेट्स से मैं यहां ले आया, ठीक है। अब देखो जरा, नीचे की तरफ जो फोर्स है mg, आप इसको नीचे लाए हो ऐसे, तो आपने नीचे डिस्प्लेस करा है x, तो नीचे की जो फोर्स है mg वो तो अभी भी उतनी है, यस और नो। भाई mg तो सेम ही रहती है हमेशा, लेकिन क्योंकि इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो जो रिपल्सिव फोर्स है ऐसे वो थोड़ी बढ़ गई। वो कितनी हो गई, वो हो गई K Q0 डिवाइडेड बाय y0 माइनस x। चलो इसको y मानते हैं कि y नीचे लेके आया, तो नया डिस्टेंस हो गया इनमें y0 माइनस y का होल स्क्वायर। कैन यू सी दिस फोर्स इज नाउ मोर। तो ओवरऑल इस चार्ज के ऊपर अब फोर्स आ गई कितनी, इन दोनों का डिफरेंस, और किस तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब वो जो नेट फोर्स इस पे लग रही होगी वो रिस्टोरिंग नेचर की होगी, और वो चाहेगी कि भैया चल वापस, तो जहां से आया वहीं पे वापस चल। इज इट क्लियर? तो नीचे हमने देख लिया कि भैया नीचे लाने पे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको हर तरफ देखना होता है, मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा और एक दो आपको समझ में आएगा। अब दूसरी बार इसको ऊपर ले गए ऐसे हल्का सा, y यहां पे रख दिया लाके, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देख लेते हैं भैया क्या फोर्स लग रही है इस पे, नीचे की तरफ
अभी भी उतनी फोर्स लग रही है mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चेक करो, यहाँ पे प्लस क्यू पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, ये वाला। अब क्या ख्याल है आपका? अब बेटा दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ चुका है, यस और नो? अब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ चुका है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो चुकी है, तो इसके ऊपर की साइड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो हो गई है के क्यू क्यू नॉट अपॉन वाई प्लस वाई नॉट का होल स्क्वायर। यस और नो? वो फोर्स सॉरी कम हो चुकी है, तो ये फोर्स कम हो गई और ये फोर्स उतनी है, तो नेट फोर्स अब कहां है? नीचे की साइड। सो दैट मीन्स नाउ इन दिस सिचुएशन अगेन दिस चार्ज वांट्स टू कम बैक। तो इसका मतलब इस पोजीशन से चाहे नीचे की तरफ मूव करो चाहे ऊपर की तरफ मूव करो, हमेशा चार्ज की टेंडेंसी होती है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करा जाए, और ऐसी सिचुएशंस को बोला जाता है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो चार्ज है, इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम ये बोलेंगे कि ये चार्ज एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पड़ा हुआ है। क्या आपको इन सब बातों से आई एम एज्यूमिंग कि आप ताल्लुकात रख पा रहे हैं अपना? जाग रहे हैं आप सब लोग, सो तो नहीं गए? वेरी गुड। तो ये एक सिचुएशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और जब भी बेटा याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखते ही ना एग्जामिनर को पता नहीं क्या हो जाता है, एग्जामिनर ना फिर एसएचएम की बात शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे तो एसएचएम हो सकता है, क्योंकि एसएचएम हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन के इर्द गिर्द होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा कि बताओ इस चार्ज का टाइम पीरियड कितना है, तो यही सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करें। अब कुछ बच्चे पॉज करके पानी पीने चले जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन पानी पीने नहीं जाना है, आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू रखें, ठीक है। चलो बच्चों, मैंने आपके सामने फिर से डायग्राम बनाया है, जिसके अंदर शुरू में डायग्राम तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सेकंड डायग्राम में हमने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, वाई डिस्टेंस। इज इट क्लियर? अब इस वाई डिस्टेंस नीचे आने पर यहाँ वाली सिचुएशन में आपको बताना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, और उस नेट फोर्स को यूज करते हुए हमने अल्टीमेटली एसएचएम की इक्वेशन को डिराइव करना है। तो देखते हैं, नेट फोर्स जो होगी इसके ऊपर, जो नेट फोर्स होगी इसके ऊपर बेटा वो होगी के क्यू क्यू नॉट अपॉन वाई नॉट प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एम जी, माइनस एम जी। यस और नो? यस और नो? इसमें से बेटा वाई नॉट को बाहर निकाल लो, बताता हूँ, समझ में आएगा। वाई नॉट को जरा बाहर निकालो इसमें से, नीचे से, तो ये आएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन वाई नॉट का स्क्वायर इनटू, अंदर बचेगा बेटा 1 प्लस वाई अपॉन वाई नॉट, उसकी पावर 2 माइनस एम जी। ध्यान देना जरा, इसको ऊपर ले गया, ये जो चीज़ है इसको ऐसी रहने दिया, इसको ऊपर ले गया, तो देखो क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन वाई नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई अपॉन वाई नॉट की पावर -2, माइनस क्या आएगा बेटा, एम जी, माइनस के साथ आएगा एम जी। समझ गए? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, कौन से वाला, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो आएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय वाई नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2y अपॉन वाई नॉट माइनस एम जी। यस और नो? सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा के क्यू क्यू नॉट बाय वाई स्क्वायर, वाई नॉट स्क्वायर, और साथ में माइनस एम जी है, तो बेटा ये कट जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय वाई नॉट का स्क्वायर जो है एम जी के बराबर है। अरे भैया यहाँ इक्विलिब्रियम में दिख रहा था ना ये वाला, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा के क्यू क्यू नॉट, देखो जरा, के क्यू क्यू नॉट बच गया अपॉन वाई नॉट स्क्वायर, और साथ में ये टर्म, तो नीचे आएगा वाई नॉट स्क्वायर इंटू साथ में ये वाली टर्म आएगी 2y अपॉन वाई नॉट। ये जो है बेटा दिस इज द नेट फोर्स, और इसके सामने एक माइनस अगर लगा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ तो हम खुद लगा देंगे। ये आ गया, देखो इधर, तो एफ नेट की वैल्यू जो है मैं थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, एफ नेट जो है वो आ गया 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन वाई नॉट का क्यूब, और साथ में y, सामने लगा हुआ माइनस, ये जो चीज़ है ये वाली, दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। F इज इक्वल टू माइनस के वाई की फॉर्म में, तो ये K का मतलब फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम विच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई
रूट ऑफ 2k/q/0 अपॉन my0 का q। ये आपकी ओमेगा की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। चलो वेरी गुड। चलो बच्चों, अब मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें आप जरा ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज है Q, जिसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। आपको बोला जाता है कि इस रिंग के इस एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आप जानते हैं? उसका जवाब मैं देता हूं, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQX अपॉन x² प्लस R² की पावर 3/2। ये हमने ड्राइव किया हुआ चैप्टर नंबर 1 के अंदर। हमने ये भी देखा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज बेटा मैक्सिमम एट x इक्वल टू प्लस माइनस R/√2। तो ये R/√2 मैंने बनाया, ये भी माइनस R/√2 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको समझाया था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये मैंने आपको समझाया था उन लेक्चर्स में। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को दोबारा देखें। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये तो CBSE के कोर्स में भी ये वाली चीज़। चलो बच्चों, तो मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप इस क्वेश्चन को देखें ज़रा। एक रिंग है चार्ज की, Q उसका चार्ज है, R उसका रेडियस है, ये उसका एक्सिस है। उसके एक्सिस के ऊपर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ये डिस्टेंस R/√2 है, ये डिस्टेंस माइनस R/√2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। अब उसी रिंग को हमने वाई डायरेक्शन में, मतलब सॉरी, उसी रिंग को हमने परपेंडिकुलर पलट दिया, मतलब 90 डिग्री पलट दिया, और वो रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई। पहले वो रिंग वर्टिकल थी, अब हॉरिजॉन्टल हो गई। तो उस केस में एक्सिस वर्टिकल हो गया। ये R/√2 वाला पॉइंट है और ये माइनस R/√2 वाला पॉइंट है। अब एक चार्ज है आपके पास स्मॉल q, जिसका मास है स्मॉल m। उस स्मॉल q चार्ज को एक बार मैंने यहां पे रखा बेटा, यहां पे, और देखा वो इक्विलिब्रियम पे है। आपको चेक करके बताना है ये y जो है, दिस y इज लेस देन R/√2। तो सबसे पहले आप ये चेक करके बताओ, चेक द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर y इज लेस देन R/√2। तो पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का। जब ये y R/√2 से कम है तो आपको चेक करके बताना है कि ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का। मैं थोड़ा इस R/√2 को ऊपर ले रहा हूं ताकि हमको जगह मिल जाए थोड़ी सी। ये R/√2 मान लेते हैं। सो दिस इज R/√2। नाउ प्लीज सी, अगर मैंने चार्ज को यहां रखा, वो इक्विलिब्रियम पे है, वो इक्विलिब्रियम पे मतलब उसके ऊपर जो नीचे की तरफ mg लग रहा है बेटा इस वक्त, और ऊपर की तरफ जो qe लग रहा है वो सेम है। यस और नो? वो इक्विलिब्रियम पे मतलब नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ qe बराबर है। अब सवाल ये है कि आपको इस चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करना है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, और चेक करके बताना है कि इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो लेट्स सी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस चार्ज को मैंने यहां से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऐसे ध्यान देना, तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद इसके ऊपर जो नीचे फोर्स लग रही है बेटा वो तो उतनी लग रही है mg, लेकिन ऊपर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हुआ? व्हाट हैज हैपेंड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इंक्रीज्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया तो इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो बढ़ गई। आपने इसको कहां डिस्प्लेस करा? ऊपर। और इसके ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी Q इंटू ई, वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि बेटा जब इसको आपने ऊपर डिस्प्लेस करा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा। जैसे जैसे आप R/√2 को अप्रोच कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हाँ या ना? तो आपने इसको ऊपर डिस्प्लेस करा, ऊपर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैक्सिमा की तरफ जाता है। तो पहले अगर चार्ज यहां था, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लग रहा था, अब चार्ज को आपने थोड़ा सा और R/√2 की तरफ कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। यस और नो? तो आपने इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करा और इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ ही लग रही है। यहां पे नेट फोर्स 0 लग रही थी, यहां पहुंच के नेट फोर्स ऊपर लग रही है, तो इसका मतलब वापस नहीं आएगा, ये और ऊपर जाएगा। तो क्या इंडिकेशन आ रहा है? कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और देख लेते हैं। अगर आपने इस चार्ज को थोड़ा नीचे शिफ्ट किया होता, ऐसे, ये चार्ज यहां पहुंच गया होता लेट से, नीचे फोर्स तो उतनी लग रही होती mg,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो गया होता। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता आ रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता आ रहा है अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जाके फिर कम होगा। इज इट क्लियर? यही मतलब है मैक्सिमम का। तो जब आप इसको नीचे लेकर आए तो नीचे वाली फोर्स mg तो कांस्टेंट रही, लेकिन जो ऊपर फोर्स लग रही थी QE वो थोड़ा कम हो गई, ये कम हो गई, ये उतनी रही, तो नेट फोर्स नीचे ही लग रही है। तो इसका मतलब यहाँ पहुँच के भी नेट फोर्स नीचे की तरफ है और ऊपर डिस्प्लेस किया था तो नेट फोर्स ऊपर लग रही थी। तो इसका मतलब अगर आप इस पोजीशन से, जो कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये और ऊपर भागेगा, आप इसको थोड़ा नीचे लाओगे तो और नीचे भागेगा। तो इसका मतलब ये पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब y की वैल्यू r/√2 से कम है और ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे है वहां पे, तो दैट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? चलो अब मैं चाहूंगा कि आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करके मुझे बताएं कि अगर यही चार्ज इक्विलिब्रियम पे होता और y की वैल्यू r/√2 से ज्यादा होती तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होता। चेक करें, बिल्कुल ऐसे ही नया डायग्राम बनाए। इफ यू वांट यू कैन यूज द स्पेस हियर ओनली एंड सी अगेन। मैं नया डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। इस बार चार्ज यहां पर है और इक्विलिब्रियम पे खुश है, मतलब उसके ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg और जो फोर्स उस पर ऊपर लग रही है QE, वो दोनों बराबर है। ओके, तो हम एक एक करके देखेंगे। नीचे की तरफ शिफ्ट करा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करा तो क्या होगा। अब मैं चार्ज को यहां से नीचे शिफ्ट करता हूं, थोड़ा सा नीचे ले आया मैं, तो ये चार्ज यहां पहुंच गया, लेट से मतलब इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया। यहां पे डायग्राम में इधर बना रहा हूं, नीचे वाली फोर्स तो उतनी रही बेटा mg, है ना। अब सोचो, जब आप इसके ऊपर चले आते हो तो जितना आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। चेक करो, आप जब इसके आगे चले आते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, जैसे जैसे आप इसके एक्सिस से दूर जा रहे हो। तो जब आप नीचे आए, मतलब आप r/√2 की तरफ आए, तो इसका मतलब आप यहां थे और आप इसकी तरफ आए, इसकी तरफ, तो इसकी तरफ आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, इसकी तरफ आने पे, चाहे नीचे से आओ चाहे वो ऊपर से आओ, चाहे आप इधर से अप्रोच करो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, चाहे आप इधर से अप्रोच करो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। यस और नो? तो इस सिचुएशन में अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये फोर्स तो सेम रही, लेकिन ऊपर की तरफ जो फोर्स है QE वो थोड़ा बढ़ गई। आपने नीचे धक्का दिया था, इसको नीचे खींचा था ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ गया, जिसका मतलब कि QE बढ़ गई, mg जो है वो सेम रही। तो नेट फोर्स कितनी हो गई या किस तरफ हो गई? नेट फोर्स इज टुवर्ड्स दिस साइड। यस और नो? अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करा के देख लेता हूं, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करा दिया तो यहां पहुंच गया, यहां पहुंचा तो नीचे वाली फोर्स तो mg है, वो तो सेम रही, लेकिन ऊपर जाने पर, मतलब इस r/√2 से आप दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो मतलब ऊपर वाली फोर्स भी कम हो गई। तो अपवर्ड पॉइंट पे जो नेट फोर्स बची वो डाउनवर्ड्स हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा ये mg ज्यादा है और ये QE अब कम हो गया। पहले यहां पर दोनों बराबर थे, आप थोड़ा इसको ऊपर ले गए तो E कम हो गया, तो QE कम हो गया, mg ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ हो गई। तो इसका मतलब नीचे शिफ्ट करा तो नेट फोर्स ऊपर लगी, ऊपर शिफ्ट करा तो नेट फोर्स नीचे लगी। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कौन सा वाला हो गया? इट इज अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो कितना खतरनाक मैच द कॉलम क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आप एक चार्ज को इक्विलिब्रियम पे रखते हो और आप r/√2 से नीचे हो, यहां पे हो आप, तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा? इट विल बी अनस्टेबल। अगर आप इस r/2 से ऊपर चार्ज को लेकर जाते हो और यहां पे वो इक्विलिब्रियम पे अगर आ जाता है तो वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? इट विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो इस चीज को? वेरी गुड। यहां पर क्या है, एक बीड दे रखी है आपको। बीड समझते हो ना? बीड जो एक वायर के ऊपर मूव कर सकती है, धागे के अंदर जिसको पिरोया जा सकता है, मतलब धागा पिरोया जा सकता है इसके अंदर। तो ये वायर है, इस वायर से L डिस्टेंस की दूरी पर एक चार्ज +Q रखा हुआ है। ये चार्ज फिक्स है और यहां पे -Q को ऐसे बीड को जिसके ऊपर चार्ज -Q यहां पे रखा हुआ है। द क्वेश्चन इज कि अगर इस बीड को हल्का सा x ऐसे डिस्प्लेस कर दिया जाए, इफ दिस बीड इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, ठीक है, तो इस बीड के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है कितनी लगेगी, और ये शो करना है कि अगर x बहुत छोटा है तो उस केस में द मोशन विल बी SHM एंड देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ SHM। करें कोशिश। चलो बच्चों देखें कैसे होगा क्वेश्चन। हम बोलेंगे इसके ऊपर जो फोर्स है वो ऐसे लगेगी,
ऐसे। तो ये जो फोर्स होगी ये निकालना बहुत आसान है, कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे। कितनी होगी ये फोर्स? F इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट होगा और साथ में उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो उस बीड के ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये जो बीड है इसके ऊपर फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो बेटा ऐसे और एक ऐसे। क्या ये बीड नीचे आ सकती है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये तो तार के ऊपर है और तार तो जिसको बोलते हैं इनफ्लेक्सिबल है, तो ये बीड नीचे तो आ नहीं सकती, तो ये बीड केवल इधर ही जा सकती है। तो आपको फोर्स का ये एक्स कंपोनेंट निकालना है, ये फोर्स है, आपको इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है बेटा वो होगा एफ इंटू, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो अगर ये एफ है तो ये एफ कॉस थीटा हो गया, एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा होगा इसका कॉस, यानी कि एक्स अपॉन ये डिस्टेंस एक्स है ना बेटा, हमने इसको एक्स शिफ्ट करा है, एक्स अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, सो इट इज एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आंसर आएगा के क्यू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फोर्स। नाउ इज दिस फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर को देखो और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को केवल एल स्क्वायर लिख दो तो उस केस में ये फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हम वही बोलेंगे कि एक्स अगर एल से बहुत छोटा है तो उस केस में जो एफ नेट आएगी, एफ नेट है इस तरफ जो लग रही है एफ एक्स, सॉरी, तो एफ एक्स जो आएगी इट विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स अपॉन नीचे बेटा एल क्यूब आ जाएगा। ये जो चीज़ है सामने माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे क्योंकि एक्स इस साइड था और फोर्स अंदर की साइड है, तो ये जो चीज़ है ये एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, उससे ओमेगा निकाल लेना और उससे टाइम पीरियड आपका आ जाएगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, आगे चलते हैं। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसके अंदर क्या है, ये माइनस क्यू, ये 2q, ये माइनस क्यू। ठीक है, ये दो डायपोल्स होगा एक तरह से, इसको बोलते हैं क्वाड्रोपोल, इट्स नोन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, जिसके अंदर एक तरह से दो डायपोल्स हैं, एक प्लस क्यू इसके साथ और एक प्लस क्यू इसके साथ, तो एक क्वाड्रोपोल बन रहा है। उसके एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट पी। आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन तीनों की वजह से मिलाकर। आप कोशिश करें, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाला, ये स्मॉल आर गिवन है आपको पॉइंट पी का, तो हम बोलेंगे कि इस माइनस क्यू की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस साइड, इसको मैं बोल रहा हूँ E1। इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, जिसको बोल रहा हूँ E3, और इस प्लस 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, जिसको बोल रहा हूँ E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, बस आपको यही सॉल्व करना है। तो हम बोलेंगे कि E1 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, E1 होगा इसकी वजह से, तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा इस चार्ज का, यहाँ से r माइनस है, तो E1 हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि लेफ्ट की तरफ है। उसी तरह से जो E2 होगा इट विल बी इक्वल टू के इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? और E3 जो होगा इट विल बी इक्वल टू, ये प्लस के साथ ही होगा क्योंकि अवे है, E3 जो होगा वो होगा के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इन तीनों का अगर आप सम कर दो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, प्लस माइनस को हमने ध्यान में रखा है, अगर आप इन तीनों का सम कर दो तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं ई नेट, तो आंसर आएगा के क्यू इंटू, अब देखो इसको थोड़ा सा हम बाइनोमियली एक्सपैंड समझते हैं, तो इन तीनों को आपको बस ऐड करना है। तो मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा के क्यू कॉमन ले लो, -1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस -1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। आप यहां से बेटा आर को कॉमन ले लो जरा, समझ में आएगा। यहां भी आर को कॉमन लो, तो ये बन जाएगा के क्यू, जब आप ऐसे लोगे तो यहाँ पे आएगा -1 बाय आर स्क्वायर, जब आर बाहर आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस ए बाय आर की पावर -2। ध्यान दो, ये बचेगा 2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ से भी आप आर को कॉमन लोगे तो ये आर स्क्वायर बाहर, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए बाय आर की पावर 2। चेक करो ये आ रहा है क्या?
इसको आप लिख सकते हो, देखो कैसे, ये हो जाएगा के क्यू इंटू 1/r² माइनस साइन, और साथ में ये 1 माइनस a/r की पावर 2 प्लस 2/r² माइनस 1/r² इंटू 1 प्लस a/r की पावर -2। ये आ रहा है? ये आ रहा है बेटा, चेक करो। देखो यार, जब इसको ब्रैकेट को एक्सपैंड करोगे, अच्छा यहीं पर मैं कर रहा हूँ, ये बाइनोमियली एक्सपैंड करके 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे -2 आया तो ये माइनस बन गया। इज इट क्लियर? नाउ व्हेन यू विल एक्सपैंड इट, इट इज -1/r², यहाँ से जो आएगा है ना, ये है प्लस 2/r², यहाँ से भी एक -1/r² आएगा, तो ये और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 2a/r³ और यहाँ पे आएगा 2a/r³। चेक कर लो, यहाँ से भी 2a/r³, वहाँ से भी 2a/r³, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा क्वाड्रोपोल की वजह से, इट विल बी 2a/r³ प्लस 2a/r³, यानी 4a/r³, और साथ में आ जाएगा kq, साथ में आ जाएगा kq। दिस इज द आंसर। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी का है। आपको एक रॉड दे रखी है जो एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है, और आपको दिया हुआ कि जो लेमडा की वैल्यू है वो ax² के बराबर है, वेयर a इज अ कांस्टेंट। आपको बोला गया इस रॉड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, ये निकालना है बस। तो हम बोलेंगे यहाँ से हम x डिस्टेंस की दूरी पर इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, जिसकी लंबाई हम ले लेंगे dx, और उस dx के ऊपर जो चार्ज होगा उसको मान लेंगे dq। वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू लेमडा dx, सो इट विल बी इक्वल टू ax² dx। ठीक है, सो दिस विल बी द स्मॉल चार्ज विच विल बी प्रेजेंट ऑन दिस स्मॉल सेक्शन ऑफ द वायर। नाउ व्हेन यू इंटीग्रेट इट, तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा q, तो q आएगा a x² dx का आएगा x³/3, a से लेकर 3a तक, तो आंसर आएगा a/3 इंटू 3a का क्यूब माइनस a का क्यूब, तो आंसर आएगा a/3। 3a का क्यूब होता है बेटा 27a³ माइनस a³, आंसर आएगा 26a³/3, 26a की पावर 4/3।